नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कृषि मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। नमस्कार सर। आपके पास जो आपको विभाग मिला है, जिम्मेदारी मिली है, वो है कृषि मंत्रालय की, और भी साथ में आपके विभाग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कृषि से जुड़ी हुई। तो कृषि के क्षेत्र में क्या विज़न अभी आपका है? प्रदेश के किसानों के लिए क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2025 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही है और उसको आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार किसान सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण में 2,000 रुपये किसान प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख उसमें किया है। शीघ्र हम उसको लागू करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी का जो है मिलेट्स, जो मोटे अनाज पर है, पहले एक ज़माना ये था कि मडुआ, बाजरा, झिंगोरा ये गरीब लोग खाते थे और आज ये हेल्थ के एंगल से बड़े लोगों की पसंद बन गई है। हम इस पर फोकस कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक स्टेट। दूसरा हमारा फोकस ऑर्गेनिक के क्षेत्र में है। आज हमारी कुल उत्पाद का 34% ऑर्गेनिक है। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र, क्योंकि मुझे अभी मंत्रालय में एक ही महीना हुआ है, कि एक साल के अंदर हम इसे 50% से ऊपर लेकर जाएं। क्योंकि जब ऑर्गेनिक जो चीज़ लग जाती है, जो राजमा 200 रुपये किलो बिकती है, जब उस पर ऑर्गेनिक का लेवल लग जाता है तो वही 400 रुपये बिकती है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एप्पल को हम हिमाचल व कश्मीर से हम कम्पीट नहीं कर सकते। हम उसके स्थान पर कीवी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। अपने लोगों को हमने कीवी लगाने के लिए कहा है, जिससे उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी। कीवी महंगा भी बिकता है और उसका फल भी जल्दी आ रहा है। उसकी जो ब्रीड हम यहाँ पर लेकर आए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और भारत का पहला जीआई बोर्ड, जोग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड, अगर वो बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है। उसके लिए हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है उसके, और शीघ्र ही कैबिनेट में लाकर, और मुझे उसके लिए भास्कर खुरबे जो प्रधानमंत्री जी के, उनकी बधाई भी आई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि सीधा किसानों से संवाद करके, अभी हम दो बहुत बड़े कार्यक्रम, एक किसान संवाद कार्यक्रम देहरादून में और एक हल्द्वानी में करने जा रहे हैं। और हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप सीधे सीधे किसानों से संवाद करें, ताकि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं उन तक पहुँचे। और एक काम हमने और किया है, जितनी हमारी मंडियां हैं, उन मंडियों का उच्चीकरण हम कर रहे हैं, जहाँ पर किसान अपने उत्पाद को आकर बेचता है। और देहरादून जो एक मंडी है, जो एक मुख्य मंडी पूरे उत्तराखंड की हम कह सकते हैं, क्योंकि 89 में बनी थी, और उसमें मात्र सब्जी मंडी वो रहेगी, अनाज मंडी उसमें नहीं रहेगी। उसको हम यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं और लगभग 250 करोड़ रुपया उसको बनाने में लगेगा, जो कि भारत सरकार से हमें मिलेगा। तो लगातार किसानों की आय कैसी बढ़े। इसी प्रकार सीड सर्टिफिकेशन में हमने एक, जो हमारा तराई बीज निगम था, एक ज़माने में एशिया में उसका एक नाम था, लेकिन आज पिछले कुछ समय से घाटे में चल रहा है। जब मैं आज वहाँ दौरे पर गया था और जब मुझे बुके देने लगे, मैंने बुके लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं बुके जब लूँगा जब ये प्रॉफिट पर आएगा। तो अधिकारी को निश्चित किया कि अब मैंने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए कि ताकि हमारा ये जो है प्रॉफिट पर आए। तो लगातार मैं किसानों के बीच में जाकर, क्योंकि नया मंत्रालय है, समझ भी रहा हूँ, जान भी रहा हूँ और उसको ठीक करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने जैसे ही समीक्षा बैठक की और जब मैंने देखा कि जिन कर्मचारियों को फील्ड में होना चाहिए था वो देहरादून में मटर गश्ती कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले 160 अटैचमेंट हॉर्टिकल्चर के समाप्त किए। अगले दिन मैंने 60 अटैचमेंट एग्रीकल्चर के समाप्त किए। फिर मैंने 15 जो ग्राम विकास विभाग मेरे पास है उसको समाप्त किया। और एक व्यक्ति जो ट्रांसफ़र होने के बाद भी जो है ज्वाइन नहीं कर रहा था, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। हमने कहा वर्क कल्चर लाइए। जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम कर सकता है, तो हमसे कम है 16 घंटे तो हमें काम करना चाहिए। और इसी प्रकार सैन्य कल्याण मेरे पास है।
और जब मोदी जी उत्तराखंड आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। और देखिए, हम किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उसके परिवार की चिंता करना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रही है। और सौभाग्य से मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और मुझे दोनों मंत्रालय बड़े मेरे टेस्ट केबल है और किसान भी हूँ। तो अभी हमने चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों के घर में हम गए थे। उन घरों की पवित्र मिट्टी लेकर उस घर से हम आए हैं और उस पवित्र मिट्टी से दिसंबर माह में राजनाथ सिंह जी ने उसका भूमि पूजन किया था, जिसमें सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। अमर जवान ज्योति उसमें होगी, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गारंटी की पिक्चर्स हम उसमें वहाँ पर दिखाएंगे। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, एक बाबा हरभजन सिंह की, एक बाबा जसवंत सिंह की। इनके मंदिर भी वहाँ पर हैं, एक का सिक्किम में है, एक का नूरानांग में है। तो उन दोनों के, क्योंकि धाम के मतलब एक पवित्र स्थल होता है, तो हम उन दोनों के मंदिर उसमें बना रहे हैं। और जब मैं एक शहीद परिवार के घर से मिट्टी कलेक्ट कर रहा था तो वो बहन मुझसे चिपट कर रोने लग गई। यानी कि मंत्री जी, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा, इस भावना से हम बना रहे हैं। और दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि हमारे उत्तराखंड नहीं, देश के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो अचानक की दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान अगर एक साथ भी हमें हमला कर ले, हमारी सेना उनसे लड़ने में सक्षम है। हमने फैसला किया है कि जो सैन्य धाम का जो मुख्य द्वार होगा वो जनरल विपिन रावत के नाम से होगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूज्य मंगला माता जी का, हंस फाउंडेशन की चेयरमैन का। जब उनको पता लगा तो उन्होंने हमसे कहा कि हम जो द्वार होगा और उसके नाम पर जो गैलरी बनेगी उसकी धनराशि हंस फाउंडेशन हमें देगी। इस भावना के साथ हम ये काम कर रहे हैं। अभी हमने अपने दृष्टिपत्र में घोषणा की थी कि जो हमारे बैटल कैजुअल्टी है उनको भी हम 10 लाख रुपए देते हैं, उसको बढ़ाकर हम 35 लाख कर रहे हैं। जो फिजिकल कैजुअल्टी ऑन ड्यूटी होती है उसको हम 25 लाख करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं 36 पूरे प्रदेश के अंदर, उनको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हमारे जो सैनिक अगर जाते हैं और उनकी फैमिली उनके साथ में होती है, उनको कोई दिक्कत ना हो। हमने सेकंड वर्ल्ड वार की वीडोज़ की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है, जो पिछले 60 सालों से बहुत कम थी। जो बच्चे हमारे MBBS, IMA, ND की कोचिंग करना चाहते हैं, जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा, उनको मिलने वाली 50,000 की राशि को बढ़ाकर हमने 1 लाख कर दिया है। इसी प्रकार हम इनकी शहीदों के परिजनों की को जो हम शादी में राशि देते हैं उसको भी हमने दोगुना किया है। हमने हमारे डेकोरेशन पदक हैं AVSM, VSM, SM, इनकी पुरस्कार राशि को 6 गुना बढ़ा दिया है। और इसी प्रकार जिस प्रकार नगरीय क्षेत्र में हाउस टैक्स में सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को छूट मिलती है, इसी प्रकार हम कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को भी छूट देने जा रहे हैं। तो लगातार चाहे किसान की बात हो, मैं तो ये कहूँ कि हम जो एक नारा शास्त्री जी ने दिया, जय जवान जय किसान, उसको साकार करने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप लगातार किसानों से मिल रहे हैं और समीक्षा बैठक भी लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है किसानों की उत्तराखंड में, क्योंकि भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग होती है यहाँ की प्लेन की अकॉर्डिंगली, तो क्या कुछ समस्या आप देख रहे हैं कि किसानों की हैं? और हालांकि आपने बताया कि कई सारे कदम आप उठा भी रहे हैं, तो बेसिकली क्या निकल कर आ रहा है कि इनको क्या चाहिए, फिलहाल क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि आज किसान अपने उत्पाद को अगर वहीं पर बेचता है तो बिचौलिया बहुत कम दाम पर उसको खरीदता है और उसकी कीमत नहीं मिल पाती। तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य दिलाएं। और दूसरा, आधुनिक खेती कर जैसे परंपरागत 2 फसलें होती हैं,
अभी हमारे जो तराई के क्षेत्र वहाँ तो फसलें 3 होने लग गई हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी ये नहीं हुआ है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आप चकबंदी लागू करें, क्योंकि आज देखने में ये आता है कि हमारा एक खेत यहाँ है, एक खेत वहाँ है, और इसी वजह से यहाँ पर पलायन हो रहा है। और जब चकबंदी हम लागू करा देंगे और आधुनिक तरीके से हम खेती करेंगे, किसान को उसको सही उपज मिलेगी, तो पलायन भी रुकेगा। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब आप कहें कि 1 महीने के अंदर में कोई परिणाम दूँ तो संभव नहीं है, लेकिन जब 1 साल के बाद आप मुझसे बात करेंगे तो आपको कृषि के क्षेत्र में हो चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कुछ परिवर्तन नजर आएगा। अभी मैंने अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग की थी। हिमाचल के अंदर जिस प्रकार फ्रूट्स होता है वहाँ पर ब्रूवरी है, इसी प्रकार हमारे यहाँ बहुत फ्रूट्स होता है, किन्नू होता है, माल्टा होता है, सेब होता है। हमने कहा कुछ प्लान बनाइए कि ब्रूवरी हम यहाँ पर लगाएं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं यूएस गया तो वहाँ पर एक नाफा वैली हम देखने गए जहाँ पर वाइन बनती है, तो उसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और वाइन को बताया जाता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हार्ट के रोगों के लिए लाभप्रद है। और मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि 1 साल के अंदर मुझे इसके परिणाम चाहिए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक की भी आप बात कर रहे थे, तो कई सारे हैं जो अपना प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहते हैं आगे, तो ऑर्गेनिक के जो आउटलेट्स होते हैं, तो आई थिंक आपने एक ओपन भी किया है, तो वो और भी जगह जगह पर मतलब कब तक ओपन हो जाएंगे? 20 बड़े, पहले प्रथम चरण में वैसे 1591 आउटलेट बनाने की हमारी योजना है। पहले चरण में हम 20 बड़े आउटलेट और 410 छोटे आउटलेट हम बनाने जा रहे हैं। एक की शुरुआत अभी हमने राजपुर रोड पर से की थी, शायद आपको जानकारी होगी। अभी एक मैं नैनीताल में खोलने जा रहा हूँ, एक हम रायपुर में हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस प्रकार के आउटलेट बने जहाँ पर किसान के उत्पादों की उसे सही कीमत मिल सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप मसूरी से विधायक भी हैं, तो मसूरी की जनता कहीं ना कहीं आपसे अब डबल उम्मीद करती है, और तो मसूरी की जनता के लिए थोड़ा सा बताइए कि अपने इस क्षेत्र के लिए आपने कुछ और नया सोचा हुआ है या कुछ प्रस्तावित है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मसूरी की महान जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो मुझ पर भरोसा करती है। हालांकि मैं 4 बार विधायक हूँ, उससे पहले मैं राजपुर से विधायक था और लगातार 3 बार मसूरी से विधायक बना हूँ। और मसूरी की जनता का ही आशीर्वाद है कि हर बार मेरा जीत का अंतर जो है बढ़ता जाता है। अब अंतर बढ़ता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। देखिए, मसूरी को अगर कहूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं विश्व का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगर आप कहीं विदेश में जाएं, अगर आप कहें कि मैं किसी अन्य स्थान से आ रहा हूँ तो आपको नहीं पहचानेगा, लेकिन आप मसूरी का जिक्र करोगे तो मुझे याद है जब मैं शिकागो में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ एमएलए को कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि अपना परिचय दिया कि आई एम फ्रॉम मसूरी, तो उनको एकदम हिट किया, क्योंकि मसूरी इस प्रकार की एक विश्व स्तरीय जो है पर्यटक स्थल है। वहाँ पर पानी की समस्या थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बरूणी जी का। एक बार मैंने उनको मसूरी बुलाया, मैंने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि मसूरी के अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और बरूणी जी के सहयोग से आज 144 करोड़ की एक पेयजल योजना यमुना से पानी लिफ्ट कर हम लेकर आ रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर तक पूरी हो जाएगी, और आने वाले 30-40 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अभी जो मसूरी की पूरी इकोनॉमी होटलियर्स के ऊपर डिपेंड करती है। टूरिस्ट आता है, उससे उनकी कमाई होती है, एक होटल में कई कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन अभी देखने में आता है कि जो टूरिस्ट आता है 1 या 2 दिन वहाँ पर रहता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मसूरी के अगल बगल के क्षेत्रों को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करें, ताकि जो टूरिस्ट मसूरी में आए वो कम से कम 4 दिन 5 दिन आकर मसूरी रहे। अभी हमने 23.5 करोड़ की लागत से जॉर्ज एवरेस्ट का सौंदर्यीकरण हमने किया है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय गडकरी जी का। अगर आप मसूरी गई होंगी तो मसूरी का एक बोटल नेक है गांधी चौक, वहाँ पर अक्सर जाम रहता है, उससे निजात दिलाने के लिए एक टनल हम बना रहे हैं। मैं भी माननीय गडकरी जी का समय लेने जा रहा हूँ,
पूर्व में क्योंकि उसकी DPR चेंज हुई इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो चुनाव से पहले उसका शिलान्यास हो जाता। और उसके बनने के बाद मसूरी की जो है जो जाम की समस्या है उससे निदान हमें मिलेगा। इसी प्रकार रोप वे, वो कुछ स्थानीय कारणों से, क्योंकि कुछ लोगों को उसमें आपत्ति थी, कुछ चाहते थे कि साहब हमारे कुछ भवनों को बचाया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र भी रोप वे का काम हमारा शुरू होगा। और जिसको बनने के बाद मात्र 12 मिनट में यहाँ से लोग मसूरी पहुँच जाएंगे। और एक भिलाड़ू स्टेडियम, वहाँ पर एक स्टेडियम की मांग बहुत दिनों से चल रही है, उसमें काम भी चल रहा है। बीच में फर्श द्वारा विधान होने के कारण बार बार काम रुक जाता है, तो इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि भिलाड़ू स्टेडियम को हम पूरा कराएं। और एक वहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कई वर्षों से खाली पड़ी है और वहाँ पर जो फील्ड है उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं शीघ्र केंद्रीय मंत्री से मिलकर कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पर लाएंगे, क्योंकि डंडौर की पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड थी, क्योंकि उस टाइम हज़ारों कर्मचारी वहाँ पर होता था और ऑफिस बंद होने के कारण उनके व्यवसाय में थोड़ी उनको में भी कुछ कमी आई है। तो इन दिशा में काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी बात कि मंत्री बनने के बाद भी जनता के बीच में उपलब्ध देना मेरी प्राथमिकता होगी। हाँ, देखिए, मैं जहाँ मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र विधायक का फर्ज भी अदा कर रहा हूँ। मैं लगातार, मैं कल भी मसूरी था, मैं परसों भी मसूरी गया था, आज फिर मैंने 1-1:30 बजे मसूरी जाना है। तो जहाँ मैं अधिकारियों की बैठक कर रहा हूँ, समीक्षा बैठकें कर रहा हूँ, प्रदेश में जा रहा हूँ, अपने मूल को भी हम बिल्कुल टच करके रख लें। और जब मुझसे लोग मुझसे कहते हैं कि जोशी जी आपकी प्राथमिकता क्या है, तो मैं कहता हूँ कि जनता के बीच में उपलब्ध देना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि जनता ने विश्वास से मुझे चुना है, वो जनता के भरोसे पर खड़ा उतरना ये मेरी प्राथमिकता है। चलिए गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गणेश जोशी जी, कृषि मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में और भी क्या कुछ काम वो करने वाले हैं, आपने यहाँ पर सुना। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।